खतरों से खेलने में जाएगी जान लेकिन, खतरों से खेलने में जाएगी जान लेकिन, नजरें चुरा के फेंका पासा तमाम रात। उम्र सी लंबी उन रातों में याद मेरी जब आई होगी, स्वप्नों की मधुरिम क्षणिका में पास मुझे तुम पाई होगी। क्या बात। मधुर स्मृति की लड़ी गूंथ कर, मधुर स्मृति की लड़ी गूंथ कर जब जब हार बनाया होगा, स्वप्नों में मूर्तित हो मैंने तब तब शीश झुकाया होगा। संदेशा उषा किरणों से तुम निस्दिन तो भिजवाती होगी, मेरी छवि भी सांझ दीप में लौ बनकर मुस्काती होगी। क्या बात। छलकी होगी हंसी लबों पर खो चेतन जब पाया होगा, मेरे कंपित हाथों ने फिर आंचल कुछ सरकाया होगा। वाह। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के एक नवीन एपिसोड के साथ। हमारे मध्य आज उपस्थित है एक नवीन रचनाकार, जिन्हें केवल रचनाकार या फिर कवि कहना उचित नहीं होगा, वो एक साहित्यकार हैं और जिनकी आज वर्तमान समय में 50 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं। चाहे आप उपन्यास की बात करें, गजलों की बात करें, गीत की बात करें, तमाम विधाओं पर जिनकी कलम बेबाकी से चल रही है। हमारे मध्य आज उपस्थित हैं श्री रामानुज अनुज जी, जिन्हें हम आज जानेंगे, उनकी रचनाओं के विषय में सुनेंगे, उनकी साहित्य के जीवन की तमाम परिस्थितियों के विषय में जानेंगे और जानेंगे इन्होंने कैसे इतनी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की, इतनी अच्छी कविताएं, गीत, गजल और उपन्यास लिखे हैं। तो आइए मैं आप सभी के मध्य प्रस्तुत करती हूँ, हमारे मध्य आज उपस्थित हैं श्री रामानुज अनुज जी। अभिनंदन करती हूँ आपका आरंभ अनुष्ठान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा जी। आप आए, आपकी टीम आई जी, सब लोग आए जी। ये प्रेम है जो कि खींच लाता है। यहाँ जी। एक बहाना होता है, उस बहाने के पीछे हम लोग घूम रहे हैं। जी। यही अपना उद्देश्य है, यही ध्येय है। साहित्य को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है। जी। उसी यात्रा पर हम लोग निकले हुए हैं, एक मुसाफिर हैं, यही अपना काम चल रहा है। जी। दादा, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान क्या है? बेटा हमारा जन्म गांव में हुआ, यहीं रीवा से गोविंदगढ़ रोड में धुपकरा गांव है। जी। वहाँ हम पैदा हुए और वहीं हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई 8वीं तक। जी। 8वीं के बाद हम हायर सेकेंडरी तक गोविंदगढ़ में पढ़े। जी। और उसके बाद जो कॉलेज की शिक्षा हुई वो रीवा में हुई। अच्छा। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा में हमने BSc किया है। जी। और उसके बाद नौकरी में आ गए बैंक की सेवा में। जी। बैंक की सेवाएं आपने कहाँ कहाँ दी? मैं 1982 से सबसे पहली सेवाएं हमने सीधी जिले में दी, सीधी मेन ब्रांच में, गिजवार में। और उसके बाद हमारा ट्रांसफर रीवा के लिए हो गया, तो पूरा नौकरी यहीं आसपास अपना। जी। रीवा में जैसे मेन ब्रांच हो गई, ये सरस्वतीपुरम ब्रांच हो गई, बिछिया की हो गई। जी। और पास में लक्ष्मणपुर है जी, सिरमौर रोड में, वहां भी हम रहे। जी। और यही हमारा पूरा कार्यकाल बीत गया, 20-25 साल का। जी। आपकी इतनी सारी पुस्तकें हैं, चाहे वह गजल की हो, मैं देख रही थी, चाहे वो उपन्यास हो, ये इतने सारे जो साहित्य की विधाएं हैं, आप इनसे कैसे जुड़ाव कैसे हुआ आपका? जुड़ा तो ये हम खुद नहीं जानते कि कैसे हुआ, हमें लगता है कि जन्मजात रहा। अच्छा। साहित्य से हमारा नाता पैदाइशी रहा होगा। जी। समय आने पर ये प्रकाश में आया। जी। हम जब गिजवार में थे, वो समय था 84-85 का। जी। तो उस समय एक हिंदी के रसिक जी कहलाते थे, वो बहुत ही अच्छे जानकार थे, तो वो कविताएं लिखा करते थे। जी। तो हम भी उनके साथ आरा तिरछा से लिखना शुरू किए, वो करेक्ट कर देते थे शाम को। अच्छा।
हमारी जो प्रथम काव्य कृति सलीला है जी, इसको हमने उसी दौरान, अच्छा ये प्रथम काव्य कृति है। प्रथम हमारी काव्य कृति है, लेकिन ये सब कागज में थी। हाँ, वो पन्ने आज भी हमने सहेज कर रखे हुए हैं। क्या बात है। और ये 2016 में प्रकाशित हुई जी। सबसे खुशी की बात यह है कि उस प्रति जो कागज में हम लिखे थे, जी, आदरणीय महादेवी वर्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी काव्य कृति हमेशा रहेगी, अमर रहेगी। जी, उनको हमने दिखाया था। जी, इसका पहला गीत जो लिखा हुआ है, जी, तो यही सुनाया था उनको, तो बोली कि तुम तो हमारी तरह लिखते हो। अच्छा, बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने। जी, फिर भी कल है प्राण मेरे, मुक्त कर दो आज बंधन। क्या बात है। और फिर घटा छाई तिमिर की, खो गया आलोक सारा। क्या बात। कर उठा गंदन भयावह, रात में भूलोक सारा। वाह। टूट कर तारे गगन से घिर रहे निष्प्राण होकर, चांदनी सोई हुई है आंसुओं के घूंट पीकर। ये कविताएं जब उनको हमें सुनाए तो बड़ा खुश हुई थी, बड़ा आशीर्वाद दिया था। उस समय हमारी उम्र 24-25 साल की रही होगी जी। ये हमारे जहन में आज भी हमारा है, कभी हम भूल ना पाएंगे उस क्षण को। जी। उसके पश्चात कितनी रचनाएं लगभग आपकी कब कब प्रकाशित हुई? लगातार हो रही हैं 2016 से। प्रतिवर्ष 4 या 5 पुस्तक, कभी 6। जी। और इस साल भी 3 कहानियों की आ गई, 2 उपन्यास आए और 1 उपन्यास अभी पब्लिशिंग में है, मनराज खंड 3। अच्छा। वो बहुत बड़ा उपन्यास है, 1250 पेज का है। जी। तीसरा खंड पब्लिशिंग में है, 2 खंड उसके प्रकाशित हो गए। जी। और गीत की भी पुस्तकें हैं, 3-4 हैं, गजल की हैं 15-16, और उपन्यास भी ऐसे 16 के लगभग हो रहे हैं। जी। व्यंग की 2 पुस्तकें हैं, इस तरह से सब हैं। जी। इतना कैसे लेखन कर पाते हैं आप? मैं तो यही सोच रही थी जब से मैंने पुस्तकें देखी, तो मुझे यही लगा कि कैसे इतना लिख लेते हैं आप। हम कुछ सोच के तो कभी लिखे नहीं आज कि हमको क्या करना। जी। कोई भी लेखक होगा, रचनाकार होगा, वो सोच के नहीं लिख सकता है। जी। वो तो एक निमित्त मात्र है, बस हो गया। वास्तव में उसको निर्देश मिलता रहता है, वो लिखता रहता है। जी। सबसे बड़ी बात है लेखन के क्षेत्र में, चाहे आप गद्य में लिखे चाहे पद्य में लिखे, उसमें डूब जाएं बिल्कुल, पर काया प्रवेश की जरूरत पड़ती है, तभी वो किरदार जीवंत हो पाता है। बिल्कुल। छोटी भी कहानी लिखते हैं तो यदि चरित्र आपका कहीं गांव से बिलोंग करता है तो उसके में प्रवेश करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसे चलता फिरता है, कैसे बातें करता है, कैसे खाता है, पूरी तरह से पर काया प्रवेश करना पड़ेगा, तभी वो जीवंत हो पाएगा। जी। ये कल्पना से नहीं लिखा जा सकता है। जी। उपन्यास के लिए क्या है कि आपको उस स्थान पर ले जाना पड़ेगा। जी। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के रहन सहन, बोली भाषा, परिवेश, यहाँ तक कि वहाँ की वनस्पतियाँ, नदी नाले पहाड़, सबको अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो उपन्यास बन पाता है। हमारा उपन्यास है 3rd जेंडर पर आधारित है, मंगला जी। तो हम कई जगह पर गए, उनके डेरे में गए, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तब जाके उपन्यास वो लिखे। एक तरह से वो सत्य घटना पर आधारित है। और एक उपन्यास मेरा है कैसी चाहत, वो आपके चित्रकूट के क्षेत्र पर है। चित्रकूट, मानिकपुर, बांदा और इलाहाबाद, बस इतने क्षेत्र में घूमता है, यहीं खत्म हो जाता है। जी। उस क्षेत्र से मैं बहुत परिचित हूँ, चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। हमारी बेटी वहीं ब्याही है जी, तो खूब आना जाना चित्रकूट से है मेरा, तो हर तरह से वाकिफ होने के बाद ही वहाँ के लिए कलम उठाता है आदमी। सबसे बड़ी बात यह है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लिखने के पहले अध्ययन जरूर करें। बिल्कुल। क्योंकि जो हम लिखने जा रहे हैं वो लिखा जा चुका है, कोई नई चीज हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हमने तरीका बदल दिया है। यथार्थ।
वो क्या लिखा जा चुका है उसको हमें पढ़ना है, समझना है। हमारे जो बुजुर्ग लिख गए, कह गए, उनकी बातें किताबों में संकलित है, हम उनको पढ़ें, समझें, अच्छा लेखन होगा, शब्दकोश भी मिलेंगे, वहीं से सब कुछ प्राप्त होगा जी। चाहे लेख लिखें, कहानी लिखें, कविता लिखें, अध्ययन बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से किसी भी चीज को लिखने के लिए जब हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? नहीं, अध्ययन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि आप 100 पेज पढ़िए तो 1 पेज लिखिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखेंगी। यथार्थ है। दादा कुछ कविताएं सुननी थी हमारे श्रोताओं को। काफी लोगों ने बोला भी कि आपकी कविताएं निश्चित रूप से आनी ही चाहिए इस पटल के माध्यम से। तो हार्दिक इच्छा है कि अगर आपकी कुछ रचनाएं हो जाएं। तो हमने अपनी रचनाओं में उन शब्दों को भी बकायदा बैठाया है, सम्मान दिया है, जो कि साहित्य जगत में उसको उपेक्षित मान लिया गया है। अच्छा। वो शब्द कहाँ से लिए गए? अपने आम बोलचाल भाषा से लिए गए, अपनी बोली से लिए गए जी। उनको हमने बकायदा बहुत सम्मान दिया है। देखिएगा इस गजल में जैसे है जी। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था प्यासा तमाम रात, दर दर भटक रहा था प्यासा तमाम रात, जबकि शहर में पानी बरसा तमाम रात। वाह क्या बात है। जबकि शहर में पानी बरसा तमाम रात। शेर है इसका। जो भी दिखे अजूबे कहने के वास्ते ही, जो भी दिखे अजूबे कहने के वास्ते ही, जर्जर हुआ मुसाफिर खांसा तमाम रात। जर्जर हुआ मुसाफिर क्या बात है। खांसा तमाम रात जी। खतरों से खेलने में जाएगी जान लेकिन, खतरों से खेलने में जाएगी जान लेकिन, नजरें चुरा के फेंका पासा तमाम रात। नजरें चुरा के फेंका पासा तमाम रात, कोई समझ न पाया बातें कही हुई जब, बोला बदल बदल के भाषा तमाम रात। वाह क्या बात है। देखा वजूद अपना बिखरा हुआ पड़ा है, देखा वजूद अपना बिखरा हुआ पड़ा है, रोई फफक 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 के आशा तमाम रात, रोई फफक के आशा तमाम रात। पानी नहीं जियादा दुनिया सुलग रही थी, पानी नहीं जियादा दुनिया सुलग रही थी, फिर भी चला मुसलसल जलसा तमाम रात। क्या बात है। फिर भी चला मुसलसल जलसा तमाम रात, मेरी तलाश करने वो भी अनुज चला था, मेरी तलाश करने वो भी अनुज चला था, सोया जो साथ मेरे सटकर तमाम रात। क्या बात है, क्या बात है। होता क्या है कि ये उस टाइम लिखे गए थे जबकि ये फोन की सुविधा नहीं थी, एकमात्र सारा चिट्ठी होती थी। चिट्ठी जब पहुंचती तब तक हमें पता चलता था कि बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। आज हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपने घर परिवार से बहुत दूर। उनका घर होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, लेकिन मर्यादा में बंधे हुए वो अपने मन की बात वो नहीं कह पाते थे। उस दौरान की बात है, अब तो फोन है, बातें हो जाती हैं सबकी, लेकिन उस समय बातें नहीं हो पाती थी, एक चिट्ठी ही सहारा होता था जी। तो उस दौरान की ये छंद उपजे हुए हैं, देखिए किस तरह के हैं जी। पति जो है अपने पत्नी के लिए लिखता है जी। बिरहाग्नि सुलगती रातों ने जब जब तुम्हें जलाया होगा, तब तब अश्कों के पनघट में तुमने मुझे बुलाया होगा। वाह। बिरहाग्नि सुलगती रातों ने जब जब तुम्हें जलाया होगा, तब तब अश्कों के पनघट में तुमने मुझे बुलाया होगा। उम्र से लंबी उन रातों में याद मेरी जब आई होगी, स्वप्नों की मधुरिम क्षणिका में पास मुझे तुम पाई होगी। क्या बात है। मधुर स्मृति की लड़ी गूंथ कर, मधुर स्मृति की लड़ी गूंथ कर जब जब हार बनाया होगा, स्वप्नों में मूर्तित हो मैंने तब तब शीश झुकाया होगा।
संदेशा उषा किरणों से तुम निस्दिन तो भिजवाती होगी, मेरी छवि भी सांझ दीप में लौ बनकर मुस्काती होगी। क्या बात है। छलकी होगी हंसी लबों पर खो चेतन जब पाया होगा, मेरे कंपित हाथों ने फिर आंचल को सरकाया होगा। वाह। हरदम पूनम इंदु छटा में नैनों में नीर बहे होंगे, मध्य निशा के अंतर से ही मलय समीर चले होंगे। शबनम के मोती प्रिय जब जब, शबनम के मोती प्रिय जब जब आंखों ने छलकाया होगा, तब मैंने भी बूंद बूंद में आंखों से अश्रु गिराया होगा। क्या बात है। भूलों से संदिग्ध प्यार में चलचन बन घबराते होंगे, साक्षी सत्य अग्नि फेरे ही मन विश्वास जगाते होंगे। वाह। दूरी की मजबूरी ने फिर आंसू को छलकाया होगा, पढ़कर कोई गीत मेरा ही तुमने दर्द भुलाया होगा। दूरी की मजबूरी ने फिर आंखों को छलकाया होगा, पढ़कर कोई गीत मेरा ही तुमने दर्द भुलाया होगा। वाह क्या बात है। ये उस दौरान की कविताएं थी जी। अब तो नवगीत आ गए हैं, मुक्त क्षण की भी कविताएं आ गई हैं। हमने मुक्त क्षण की कविताओं को कभी स्वीकार नहीं किया, वो तो गद्य विधा की चीज है, लेकिन अब क्योंकि कविता में समावेश हो गया है, विद्वान लोग उसको भी कविता मान बैठे हैं जी, तो ठीक है, मैं भी मानने लेता हूँ। जी जी। लेकिन अंदर से कभी नहीं लगा कि वो भी कविताएं हैं, वो तो एक गद्य की तरह हैं, बल्कि उसको गद्य कविता कहा जाए तो अधिक अच्छा रहेगा। क्या बात है, यथार्थ है। हाँ जी। समय हो तो एक छोटा सा और सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल दादा। कि राग रागनी पर आधारित है, क्योंकि राग को हमको ज्ञान नहीं, लेकिन हमारा शुरू से जितनी रुचि कविताओं में है उससे ज्यादा रुचि हमारी शास्त्रीय गायन पर भी है। क्या बात है जी। और गजलों में तो है ही, बड़े बड़े पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, पंडित डी.वी. पलुस्कर, इन सबको हमने सुना है, कुमार गंधर्व, इनका सबका गायन आज भी मैं बहुत पसंद करता हूँ जी। तो बस उसी शैली में हमने लिख दिया, पता नहीं किस राग में है। लोग गाने वाले तो कहते हैं, देखिए सुनिएगा, सुच नवल धवल उपवन तड़ाग, इसमें कहीं सर्वनाम संज्ञा नहीं है। सुच नवल धवल उपवन तड़ाग, रुचि अरुण वरुण चपला में आग, नव जलज सलज पुलकित पुनीत, तरु कोमल किशलय वारी शीत, आह्लाद सिद्धित मन में अथाह रुचि अरुण वरण चपला में आग, नव जलज सलज पुलकित पुनीत, तरु कोमल किशलय भारी शीत, आह्लाद सिद्धित मन में अथाह रुचि अरुण वरुण चपला में आग। सतरंग चुनर नव नभ बितान, उन प्रेम बिहल हो यामिनी सुगान, घन घोर शोर चहुदिस प्रवाह, रुचि अरुण वरुण चपला में आग। वाह क्या बात है। मधुसुर विश्वमंगल वातायन, आरोहित गतिलय मन भावन, भरती नक्शिख नव प्रवाह, रुचि अरुण वरुण चपला में आग। क्या बात है, क्या बात है। ये सब इस तरह की रचनाएं हैं, पुराने टाइम की हैं जी। अब तो हमारा क्षेत्र गद्य का है, उपन्यासों में जी ज्यादा तो समय व्यतीत होता है जी। कुछ कहानियां यदि आपको सहज लगे। कहानियां तो सहज नहीं है जी। उस समय वो तालाब था 7 एकड़ में, बहुत भरा रहता था। बरसात में कुमुदनी के फूल और प्रवासी पक्षी वहां आया करते थे, और मेड़ में चारों तरफ आम के वृक्ष, जामुन और महुआ के वृक्ष थे। तो स्कूल में क्या था, कभी कभी जब काम चलता था तो हम तालाब की मेड़ में हम लोगों की क्लास लगा करती थी। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि वो उस तालाब का नाम क्या है जहाँ हम लोग पढ़ा करते थे, क्लास लगाया करते थे। तो हमको ध्यान आया, कहा कि गेल्हा उसका नाम है। तो फिर हमारे मन में आया, हम थोड़ा घूम के गए तो अपना स्कूल भी देखे पुराना वाला, अब तो बहुत अच्छी स्थिति पर है, पक्की बिल्डिंग बन गई है और ग्राउंड भी है, लेकिन तालाब नहीं है, तालाब मर गया है। उसको जोत लिया गया है, जगह जगह गेहूं बोया जा रहा है, मेड़ भी नहीं बची है। और उसी
थोड़ी दूरी पर एक बहती हुई सन्नई है, नदी। अच्छा। तो सन्नई को क्या है कि उसको नहर जब निकली है सिंचाई वाली, तो उसको जगह जगह से टुकड़े टुकड़े काट दिया गया सन्नई को। तो ये सब व्यथा को लेकर के हमने एक उपन्यास लिख दिया पूरा, गेल्हा, उसी को समर्पित। और हमारे जो गुरुजन थे सब लोग, और जितने सहपाठी थे और गांव के मेड़े के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, जिनका प्यार हमें, स्नेह हमें मिला, सबको हमने इस पुस्तक में श्रद्धांजलि दी है, उपन्यास रूप में है। क्या बात है। तो इसके कुछ पन्ने जी, अंतिम पन्ने, जी जी, उपन्यास में उपसंहार ज्यादातर लोग नहीं लिखते, लेकिन हाँ, हमने एक नया प्रयोग किया है जी। कई उपन्यासों में उपसंहार दिया है। वाह जी। तो देखिएगा, इसका जब कभी अकेलापन महसूस करता हूँ तब उन पलों को महसूसता हूँ जो कभी अपने थे। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वे पल आपकी निगहबानी और नजरसानी में अब तक स्मृतियों के खजाने में महफूज हैं। यदि अतीत के पल ना होते तो वर्तमान का अनुवाद कौन करता? कैसे संभव होता आने वाले कल के स्वरूप की घोषणा करना? गुजरा हुआ लम्हा ही वर्तमान का अनुवादक और भविष्य का वक्ता है। वाह। ये बहुत ही लंबा है। अंत में गेल्हा से हम चले थे और गेल्हा पर ही अपना उपन्यास समाप्त कर देते हैं। अंत में एक छोटी सी कविता उसमें लिख गई है जी। ये समापन वही हुआ है कि हम जाते हैं मेड़ पर, हमें एक चिट्ठी मिलती है, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वहीं हमने उसको समापन कर दिया है। तो जब चिट्ठी मिलती तो हम पूछते हैं कि मंदिर भी एक खंडहर रूप में कभी था, आज तो खंडहर रूप में है, देवी देवता वहां कोई बचे नहीं, तो पता नहीं लड़के लोग उठा ले गए, कौन ले गया। मूर्ति थी शंकर जी की, वो नहीं है जी। तो हम पूछते हैं भगवान आप, चिट्ठी वहां मिलती है तो पूछता है भगवान आप कौन है? मैंने कई बार पूछा मगर कहीं से किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। मैं तो कुछ कागज में लिखा हुआ है पढ़ने जा रहा हूँ ताकि सनद रहे और वक्त भर काम आवे। उस कागज में क्या लिखा हुआ था जी, सुनिएगा जी। ओ अकेले पड़ गए मनुष्य, दिल का दायरा बड़ा रखना, आत्महत्या मत करना, क्योंकि यह महापाप है। मैं अकेले ही बोलता हूँ, तुम अकेले ही लिखते हो, पढ़ते भी अकेले हो। एक बात सुनो, साहित्य पर सबसे पहला हक अकेले हुए लोगों का है। मैं अकेले ही बोला हूँ और तुम अकेले ही पढ़े लिखे हो। अकेले हुए लोग ही रचनाकार होते हैं। क्या बात है। वो अकेले पड़ गए मनुष्य, कुछ जरूरी हो मेरे लिए, तुम जरूरी हो मेरे लिए। ओ क्या बात। अकेले पड़ गए मनुष्य, तुम जरूरी हो मेरे लिए, मैं जरूरी हूँ तुम्हारे लिए। हम दोनों जरूरी हैं साहित्य के लिए, साहित्य जरूरी है दुनिया के लिए और दुनिया जरूरी है भगवान के लिए। क्या बात है। वो अकेले पड़ गए मनुष्य, रात की काली गलूटी आंखें जब तुम्हें डराने आए, दम लगाकर चीखना, दौड़ पड़ेगा कोई न कोई लेखक, कलम की धार तेज कर, दौड़ पड़ेगा कोई न कोई पाठक, नजर का चश्मा लगाकर, क्या बात। दौड़ पड़ेगा कोई न कोई जुबान वाला तुम्हारे लिए, साहित्य के लिए, समाज के लिए और ईश्वर के लिए। वो अकेले पड़ गए मनुष्य, यदि ये लोग ना आए तब भी निराश मत होना। जंगल, पहाड़, दरख्तों को, लुप्त प्राय नदियों को आवाज देना, ये आएंगे। क्या बात। या इनके पूर्वज आएंगे, मजबूरी बस ये भी ना आ पाए तब भी हताश मत होना। एक चुल्लू पानी लेकर पानीदार गेल्हा का आह्वान करना, वह दौड़कर आएगा। क्या बात।
पानीदार गेल्हा का आह्वान करना, वह दौड़कर आएगा, क्योंकि यह लड़ाई बहुत जरूरी है साहित्य के निमित्त, दुनिया और समाज के निमित्त और ईश्वर के निमित्त। क्या बात है, वाह। ये आंतरिक भाव थे जो हमने उपसंहार में, उपन्यास में लिखा गेल्हा के लिए। जी मित्रों, ये थे हमारे मध्य श्री रामानुज अनुज जी, जिन्हें आपने सुना और देखा कि वास्तव में जो साहित्यकार होता है कितना भावुक होता है। छोटी छोटी चीजों में वह अपने आप को और अपने तमाम विषयों को ऐसे जीता है जैसे वह स्वयं हो। जी हाँ, आपने देखा कि गेल्हा जो कि उनकी जमीन से जुड़ा हुआ, उनके बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ एक तालाब है, और उसके विषय में जब वो उपन्यास लिखते हैं और उसकी अंतिम पंक्ति उपसंहार के रूप में पढ़ते हैं तो कैसे भावुक हो जाते हैं। तो वास्तव में जो साहित्यकार है वो भावों से परिपूर्ण होता है। हमारे मध्य आज उपस्थित थे श्री रामानुज अनुज जी, जिनकी अनगिनत पुस्तकें हैं जिसे आप सभी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले रचनाकार के साथ पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित रहूंगी मैं क्रांति पांडे अपने आरंभ अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, शुभ संध्या, धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार।